Hey class 9, this is 9 Math series for subject science. This is Bharti Kalan starting with chapter 5, the fundamental unit of life. सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है क्या? तो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। ये हमें ऊपर ऊपर से पता चल गया है, ठीक है। आपस में भी बात करके पता चल गया दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और अगर नहीं पता है तो अब हमें ये पता चल गया सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पर ये सेल है क्या? इफ़ यू अंडरस्टैंड कि अगर हम एक देखें कि अगर ये ह्यूमन बीइंग है, अगर ये एक ह्यूमन बीइंग है तो उसके पीछे ऐसे एक स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो गया कि एक आईज नोज एक हाथ, दो हाथों के साथ, ठीक है, एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, एक ऑर्गेनिज्म खड़ा हो गया। एंड वी आर इन अ पॉपुलेशन और लाइक अस देयर आर एनिमल्स, दे आर इन पॉपुलेशन, प्लांट्स दे आर इन पॉपुलेशन। पर एक ही ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन क्रिएट कहाँ से हुआ? तो जो डिज़ाइन क्रिएट हुआ, द बेसिक यूनिट बिहाइंड दिस इज सेल। तो सेल इज अ कॉज। पर ये पता कैसे चला कि सेल जो है वही है इसके पीछे का रीज़न? तो व्हाट हैपन in 1665, Robert Hooke, he was studying a cork. He was studying a cork that was a slice of a tree bark. ठीक है, bark का slice था, उसको under the microscope he was studying and what he observed, he found a honeycomb structure. उन्हें एक structure देखने के लिए मिला। What he said कि ये structure है क्या? एक honeycomb की तरह, जिसमें जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, वैसे इसमें भी थे। तो what he said कि these are the cells. सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है, अपने आप में उसका कोई मतलब नहीं है। इट डज मीन अ लिटिल रूम। ठीक है, सेल जो है एक लैटिन वर्ड है, फिर से बता देती हूँ, एक लैटिन वर्ड है, वो इंग्लिश वर्ड नहीं है। इट मीन्स अ लिटिल रूम। अब आया समझ में कि इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो जो कॉर्क ऊपर से दिख रही थी एक, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप उसको देखा तो दिखा कि नहीं, वो ऐसे नहीं बनी हुई, छोटे 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 स्ट्रक्चर की वजह से बनी हुई है। और ये जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको उन्होंने नाम दे दिया, इट इज अ सेल विच मीन्स अ लिटिल रूम। अब हमें कैसे पता चलता है? अगर हमें देखना हो तो हम कैसे देखेंगे? तो इन आवर स्कूल वी डू अ लिटिल एक्सरसाइज, जिसमें होता है एक माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप में हम क्या स्टडी करते हैं? हम एक अनियन पील स्टडी करते हैं। अनियन पील को स्टडी करते हैं। जिस कलर का इंक होगा उस कलर का स्ट्रक्चर होगा, बट स्ट्रक्चर सेम होगा। ठीक है, यहाँ कलर मैटर नहीं करता है, यहाँ स्ट्रक्चर मैटर करता है। तो ये स्ट्रक्चर दिखता है। अब इसमें क्या थे? ये छोटे छोटे बॉक्सेस। अब नेचर में क्या है, कोई भी चीज़ जो है परफेक्ट नहीं होती। तुम बोलो नहीं एक सीधी लाइन होगी, नहीं एक रोड सीधी होगी, ये हम कॉपी में डिजाइन कर सकते हैं, बट एक्चुअल में जो रोड्स होती हैं वो भी ऐसी होती हैं। तो इस स्ट्रक्चर को जो है एक बॉक्स और लिटिल रूम की तरह ना देखे कि चार दीवारें होनी चाहिए, उसकी नहीं। ये सिर्फ एक है कि एक बॉक्स है। ठीक है, दिख रहे हैं छोटे छोटे, एक दो तीन चार, बहुत सारे बॉक्सेस, और उन सबके बीच में क्या है? एक सेम चीज दिख रही है, एक ब्लैक डॉट दिख रहा है। ठीक है, एक पिंक डॉट दिख रहा है डार्क कलर का। तो दीज स्ट्रक्चर आर अनियन सेल्स। तो अब कोई भी अनियन लो, व्हाट हैपन, व्हाट वाज कंक्लूडेड कि कोई भी अनियन ले, सब में यही सेम स्ट्रक्चर होगा। पता क्या चलता है हमें इससे? ये पता चलता है कि दीज स्ट्रक्चर आर सिमिलर टू ईच अदर। ये सब एक दूसरे से मिलते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, हम देख भी सकते हैं। सब एक बॉक्स की तरह है, सबके बीच में जो है एक डार्क कलर का डॉट है। किसी में ऐसा नहीं होगा कि जो है दो डॉट हो या तीन डॉट हो, सब में एक ही डॉट है, सब एक बाउंडेड वॉल के अंदर है। ठीक है, तो ऑल स्ट्रक्चर्स आर सेम। ये हमें पता चल गया। उसके बाद में हमें क्या पता चलता है कि ठीक है, अगर हम किसी की स्किन लेंगे, किसी एनिमल की, अपनी खुद की भी स्किन लेंगे ना छोटी सी, उसमें भी हमें यही हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखेगा कि ये एक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो है एक छोटे 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 से डॉट्स है, या फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके अंदर ये छोटे 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 से डॉट है, तो एक स्ट्रक्चर को हम सेल कहते हैं। और अब इसका करेंगे क्या? ये है क्या? ठीक है, और अब इसे क्या कंक्लूड करें कि हमने माइक्रोस्कोप में देख लिया और कह दिया कि ये सेल है, तो इससे कंक्लूड ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, किसी का भी एक स्ट्रक्चर ले लो, तो एक अगर हम स्पीशीज लेंगे तो उसका जो सेल्स जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। और जब वो मल्टीपल स्ट्रक्चर, जब मल्टीपल सेल्स जो है वो एक साथ इकट्ठे होंगे, तब वो क्या बनाएंगे? वो एक टिश्यू बनाएंगे। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल। ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कलेक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो अब टिश्यू के बाद में ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन के बाद में ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर सेम है। और तो ये कंक्लूड करने के बाद में कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स विच आर द सिमिलर स्ट्रक्चर, विच हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर, सॉरी, जिसका जो है सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स के पास जो है ये सिमिलर स्ट्रक्चर के सेल्स होते हैं? नहीं, ये नहीं कह सकते। सेल्स हैव देयर ओन कैटेगरी। देयर आर टू कैटेगरी ऑफ सेल्स, देयर आर यूनिसेलुलर organism and there are multicellular organism. Cells have its own, तो cells have its own two category. There are unicellular beings and there are मल्टीसेलुलर बींग्स। यूनिसेलुलर बींग्स क्या होती है? जो सिंगल सेल से बनती है, जिनके पास सिर्फ अपना एक ही सेल होता है, चाहे वो पैरामीशियम हो गया, चाहे वो एमीबा हो गया, चाहे वो बैक्टीरिया हो गया। इन सबको अगर हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो क्या होगी? कोई एक बैक्टीरिया ले लो,
ठीक है। कोई बैक्टीरिया को अगर हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो उसके पास सिर्फ एक ही सेल होगा, वो एक ही सेल से अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। ऑल द प्रोसेस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन हैपेंस इन ओनली दिस वन सिंगल सेल। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, देयर आर मल्टीपल सेल्स। ठीक है, बॉडी में क्या होते हैं, मल्टीपल सेल्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। मतलब जैसे मल्टीपल सेल्स है, इसने एक टिश्यू बनाया, ठीक है, अगर इसने मसल टिश्यू बनाया तो मसल का अपना एक फंक्शन है, सेल्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर तो सेम है, पर अगर उसने जो फंक्शन अगर उसने हमारा जो है लीवर डिज़ाइन किया है तो लीवर का अपना एक फंक्शन है। तो देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बिहाइंड देम देयर आर मल्टीपल सेल्स। पर यूनिसेलुलर बीइंग में ऐसा नहीं होता, उनमें सिर्फ एक सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल क्या करता है, वही सारा फंक्शन अपने आप करता है। तो हाउ डू वी differentiate them? तो there are some features for these two types of cells. तो unicellular organisms और multicellular organisms का ये जो difference है, ये tabular form में दिया हुआ है and we can do it like this. ठीक है, ये सबसे simplest और ये मतलब क्लियर होना चाहिए, इसलिए tabular form में कराया और ये याद भी ऐसे ही करना है। तो origin क्या है unicellular organism का? अगर unicellular organism है तो उसका origin क्या होगा, सिंगल सेल होगा, एक ही सेल से बना है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका origin क्या होगा, मोर देन एक से ज्यादा सेल एग्जिस्ट करते होंगे ना। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल, ये अपने आप मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब एक अगर बैक्टीरिया है तो वो अपने आप मल्टीप्लाई होता है दूसरे, क्योंकि सारा प्रोसेस उसी में हो रहा है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। एमीबा भी क्या होता है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है। एक होता है, ऐसे होता है एक, ठीक है, ये एक होता है, उसको अपने आप को तोड़ के अपने आप को दो में डिवाइड करें। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, उसमें एसेक्सुअल है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। विजिबिलिटी, हम देख सकते हैं इनको, क्या हमें बैक्टीरिया दिखता है ऐसे आंखों से, नहीं दिखता ना। तो हमें अगर उसे देखना है तो हम कैसे देखेंगे, अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे। एमीबा हमें दिखता है, पानी में अगर गंदगी है और उसमें एमीबा भी एग्जिस्ट करता है, हमें दिखेगा, पानी में नहीं, हमें उसको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, गंगा के घाट पे अभी एक वो आया था, केस आया था कि उसका जो है क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया जो उसमें बहुत ज्यादा है, तो वो बंदे ने क्या किया था, उसका पानी लेके उसको अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी किया था, तब उसने वो बोला था, देखकर नहीं बोला था उसने। ठीक है, क्या हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, हाँ, इन आवर डेली लाइफ वी आर सीइंग वी आर सीइंग सो मेनी थिंग्स। लाइफ स्पेन क्या होता है, अब जब ये एक सेल पर ही डिपेंड कर रहा है तो उसकी लाइफ स्पेन क्या होगी, शॉर्ट होगी। एक सेल खत्म तो वही खत्म। इनकी क्या होती है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन क्या होती है, काफी लंबी होती है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन दी स्पीशीज, उनकी ईयर्स में होती है, मंथ्स में होती है, बट हाँ, दीज आर लॉन्गर देन दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, क्या यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि ये वाले सेल जो है ये टिश्यू और ऑर्गन बना रहे हैं तो वो अपना फंक्शन अलग करेंगे, नहीं। यूनिसेलुलर में क्या होता है, सब कुछ बताया ना ऊपर के, उसमें खुद का अपना फंक्शन होता है, रेस्पिरेशन भी उसी में है, डाइजेशन भी उसी में है, मूवमेंट भी उसी में है, सब कुछ वहीं हो रहा है। पर यहाँ पे क्या होता है, मल्टीसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है, इट विल बी वेरी मच क्लियर इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट बता दिया है मैंने अभी कि ये जो सेल होता है वो एक टिश्यू बनाता है, टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है। वी हैव लॉट्स ऑफ ऑर्गन, ठीक है, वी हैव हार्ट, ठीक है, वी हैव लंग्स, वी हैव आवर मसल्स, ठीक है, वी हैव आवर बोन्स, बोन्स का भी अपना एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारे जो है बहुत सारे होते हैं, स्किन का भी अपना एक फंक्शन होता है, तो ये सारे जो है अलग अलग काम करते हैं। तो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। एग्जाम्पल क्या है इनके, एमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट, यूग्लेनिया एटसेट्रा। एनसीईआरटी में कुछ और जो भी दिए हुए हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल, वो है कैल्मेडोमोनास, पैरामीशियम, ये दो और दिए हुए हैं। बाकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो दिलाए वो लिख दो। पर तो ये अभी अब ब्रॉडली जो है, ब्रीफली हमें ये पता चल गया कि सेल की डिस्कवरी कहाँ से, उसका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर फॉर सिमिलर ऑर्गेनिज्म में मेजर टाइप कौन से होते हैं, उसके एग्जांपल्स में हमने देख लिए। पर क्या ये जो सेल अगर हमने यहाँ पर डिस्कवरी की थी 1665 में, तो क्या 1666 में ये सारी बातें कंक्लूड हो गई थी? नहीं, देयर वॉज अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम जब ये सारी चीज़ों को कंक्लूड करने के लिए वक्त लगा था। और ये शुरुआत हुई कहाँ से थी, ये शुरू तो उनसे ही हुई थी, रॉबर्ट हुक से। तो जो ये टाइम लगा था रॉबर्ट हुक की स्टडी के बाद में, द साइंटिस्ट कम्युनिटी इट गॉट एक्साइटेड। रॉबर्ट हुक ने स्टडी किया था बार्क ऑफ अ ट्री, उसका कॉर्क सेल को स्टडी किया था। कॉर्क सेल वाज अ डेड सेल। 1674 में लुई वैन हुक ने क्या स्टडी किया था, पॉन्ड वाटर को स्टडी किया था, और तालाब के उस पानी को, पॉन्ड वाटर को स्टडी किया था, और उसमें उन्होंने व्हाट ही फाउंड फ्री लिविंग सेल्स। उन्होंने कहा हाँ, बाद में जब दोबारा स्टडी किया गया, हाँ, देयर वाज फ्री लिविंग सेल्स, लुई वैन हुक ने कहा। उसके बाद में क्या आता है कि लुई हुक की स्टडी के बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने, अब जब ये बात कंक्लूड हो गई सेल है, तो अब सेल है क्या, एक्साइटमेंट हुई कि क्या सेल बस ये एक सेल इकट्ठा होता गया और ये मैकेनिज्म अपने आप में कुछ चल रहा था और एक ऑर्गेनिज्म बन गया? नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, ही स्टडीड द सेल। अब जब बात पक्की हो गई तो बार बार सेल को ही क्यों ढूंढेंगे, अब वो सेल को स्टडी करने लगे। रॉबर्ट ब्राउन ने जब सेल को स्टडी करा तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये सभी में सेम है। एंड व्हाट ही सेड, इट इज अ न्यूक्लियस, इट इज अ nucleus. It is not an accidental entity, but it is a nucleus which exists in every cell. 1831 में ये स्टडी आ गई, तो
इन ईयर 1839 उसके बाद में, ये क्रोनोलॉजी चल रही है, इसी क्रोनोलॉजी को ऐसे ही याद करना है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। परकिंग्स ने क्या बोला, परकिंज ने ये बोला 1839 में प्रोटोप्लाज्म, कि ये जो सेल है, प्रोटोप्लाज्म भी जो है वो सेल में एग्जिस्ट करता है। अब जब सेल था उसके अंदर न्यूक्लियस था, क्या ये जो गैप है ये क्या है, ये क्या एयर है? ये एयर नहीं है, ये एयर नहीं है। व्हाट ही सेड, इट इज अ प्रोटोप्लाज्म, ये एयर नहीं है, इट इज अ प्रोटोप्लाज्म विच इज अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन ईच एंड एवरी सेल, हर सेल में ये एग्जिस्ट करता है, इररिस्पेक्टिव इट इज एनिमल सेल और अ प्लांट सेल। उसके बाद में क्या होता है, सबसे बड़ी थ्योरी आती है बायोलॉजी की, वन ऑफ द मेजर थ्योरी इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दी गई थी शेल्डन एंड शेकवान के थ्रू, और इन्होंने जो है पूरा ही जो है वो स्ट्रक्चर स्टडी कर दिया, और इन्होंने क्या कंक्लूड करा, तो शेल्डन एंड शेकवान के इस जनरलाइजेशन के बाद में, दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द बेसिक और फंडामेंटल जो भी बोल दे, ठीक है, एग्जामिनर कुछ भी बोल दे, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है। तो इसके बाद में फिर क्या होता है कि अब सेल के अंदर का स्ट्रक्चर स्टडी होना स्टार्ट हुआ, और जब सेल का अंदर का स्ट्रक्चर होना स्टडी होना स्टार्ट हुआ, कुछ चीज़ें तो हमने पढ़ ली कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी, इट वाज रॉबर्ट ब्राउन, या फिर प्रोटोप्लाज्म किसने, परकिंज ने कहा था, P4 परकिंज, P4 प्रोटोप्लाज्म, ऐसे करके याद कर सकते हैं। लुई वैन हुक ने लिविंग सेल को किया था, L4 लिविंग सेल, L4 लुई वैन हुक, ऐसे करके याद कर सकते हैं। इनफैक्ट इस कंक्लूजन के बाद में, सेल थ्योरी के बाद में, अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि अब सेल का स्ट्रक्चर है क्या, और सेल के अंदर क्या क्या एग्जिस्ट करता है। तो सेल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इट इज़ अ ह्यूज स्ट्रक्चर, मतलब अपने आप में उसके अंदर काफ़ी कुछ सामान है, दिखता है वो बहुत छोटा सा है, टाइनी सा, अपनी अगर स्किन हम हाथ की देखेंगे तो हमें अपने ही कलर की दिखाई देगी, उसमें कुछ नज़र नहीं आएगा, बट अंडर द माइक्रोस्कोप देयर आर टाइनी टाइनी सेल्स, और देखो उसके अंदर भी क्या क्या है, इतना कुछ सारा सामान है उसके अंदर। ये उस न्यूक्लियस है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है ये, और उसके आसपास ये जो है एक कवरिंग है, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है, काफ़ी कुछ है इसके अंदर, और ये लिक्विड जैसा दिख रहा है, और ये सिर्फ एक नहीं है, वी हैव बिलियंस ऑफ सेल्स, इतने सारे सेल्स का स्ट्रक्चर है, सबका सेम है, सब फंक्शन कर रहे हैं, सब लिविंग भी है, डेड भी है, उसमें जो है साइकिल चलती जा रही है, एंड दैट्स दिस इज द रीज़न फॉर इट्स फंक्शनिंग, वी एग्जिस्ट। तो अब ये है क्या चीज़, सेल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं क्या, सेल डज एग्जिस्ट, सेल डज कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स, इन सबको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। देयर इज न्यूक्लियस, ठीक है, देयर इज न्यूक्लियस, ये हमने पढ़ लिया, ये रहा न्यूक्लियस सेंटर में, ब्लैक कलर का ये, ठीक है, ये सेंटर में हमने पढ़ लिया, देयर इज अ न्यूक्लियस। देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी है हमारे पास में, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी है। देयर आर वैक्यूल्स, दीज बबल्स आर वैक्यूल्स, देयर आर लॉट्स ऑफ वैक्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल, द कवरिंग बिहाइंड, द कवरिंग आउटसाइड द न्यूक्लियस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। गोल्जी अपरेटस, देयर आर गोल्जी अपरेटस, दीज आर द गोल्जी अपरेटस। एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कह दो, प्रोटोप्लाज्म कह दो, कहने के लिए हम उसको सेम कह सकते हैं, बट दे आर नॉट सेम। बट अभी हम साइटोप्लाज्म, दिस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ये सब जो है ये स्विम कर रहे हैं, दिस इज अ साइटोप्लाज्म। तो सेल जो है ये एक अपने आप में क्या है, इट इज़ अ फैक्ट्री, इट इज़ फंक्शनिंग ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स। अगर इनमें से किसी एक को भी डैमेज अगर हो जाए, या एक भी अपनी फंक्शनिंग जो है अपनी करनी बंद कर दे, का भी फंक्शन अगर स्टॉप हो जाए, तो सेल का जो है फंक्शन वो नहीं होगा, इट विल बी अ डेड सेल, ठीक है। तो इतना स्टडी करने के बाद में अब तक हमने क्या पढ़ा, डिस्कवरी क्या कहाँ से स्टार्ट हुई, क्रोनोलॉजी क्या है, कि क्रोनोलॉजी क्या है, सेल, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, लिविंग सेल, सेल थ्योरी, ये सब किसने दी और कब दी, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर क्या है ये हमने देख लिया, सेल का फीचर क्या है, फीचर क्या है सेल का, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर हैविंग द सेम बॉडी। एक चीज़ और है कि जो सेल है, हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में पढ़ा, तो सेल का एक अपने आप में एक फीचर और हो जाता है कि सेल जो है अपनी जो शेप और साइज को जो है वो चेंज करने की कैपेसिटी होती है, बट ये उन्हीं में होती है जो सिंगल सेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल एमीबा, एमीबा कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज, ठीक है, पर ये फिक्स किस में होते हैं। एग्जाम्पल है उसका नर्व सेल, नर्व सेल जैसा दिखता है वो वैसा ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इट डजंट चेंज इट्स शेप एंड साइज। तो हमने ये आइडिया हो गया हमें सेल है क्या, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ब्रीफली हमें पता चल गया। वी आर साइनिंग ऑफ विद दिस लेक्चर, बट एक होमवर्क है इसके साथ में, NCERT में कुछ सेल शेप दी हुई है, ठीक है, फिगर आई गेस 5.3 है, सभी की बुक में 5.3 को 5-6 फिगर दी हुई हैं, जिसमें मसल सेल दिया हुआ है, ब्लड सेल दिया हुआ है, ओवम दिया हुआ है, फैट सेल दिया हुआ है, स्पर्म दिया हुआ है, बोन सेल दिया हुआ है, नर्व सेल दिया हुआ है। तो वो जो वेरियस सेल है उन सबको देखना है, ठीक है, और ये आइडिया लगाना है कि हाँ इनका अलग अलग फंक्शन होता है, ये समझने की कोशिश करनी है।
एक तो होमवर्क ये हो गया और दूसरा होमवर्क जो है वो ये है इसी एक्सरसाइज में, इसी चैप्टर में सॉरी, दूसरा जो होमवर्क है वो है इसी चैप्टर में जितना अब तक हमने पढ़ा है उसमें जो है 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर के इनसाइड क्वेश्चन जो होते हैं, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, ये आंसर कर सकते हैं सर। व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाई डज इट कॉल्ड। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है वो खुद से फ्रेम करने की कोशिश करनी है। दूसरा और जो बाकी है होमवर्क वो तीसरा होमवर्क है वो ये है जो बैक एक्सरसाइज है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अटेम्प्ट करना है, ये खुद से करने के लिए कोशिश करनी है। अब ये सब कहानी की तरह नहीं सुनना है, एक नोटबुक बना लेनी है अपनी, एक अच्छी सी मीडियम साइज नोटबुक हो जिसमें जो है अपने खुद के नोट्स होने चाहिए और ये तीनों क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होने चाहिए। अब तुम्हारे स्कूल में टीचर होमवर्क दे या तुमसे कोई टेस्ट में पूछे, तुम सीधा उठा के उसको रिवाइज कर सकते। इन केस यू आर हैविंग डिफिकल्टी इन योर ओन नोट्स, मेकिंग योर ओन नोट्स, सो यू कैन आस्क मी, आई विल गिव यू। पर चीज़ वही है, आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, see you later on Wednesday with the rest of the part of this chapter.